हेलो। जैसा कि हम सबको मालूम है, हमने अपने पूर्व के शॉर्ट वीडियोज़ में एटॉमिक साइज़ के बारे में काफ़ी चर्चा की है और अब इसलिए हम आज पुनः एटॉमिक साइज़ के बारे में एक क्विक रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन से तात्पर्य ये है कि पुनर्अध्ययन जल्दी से इसको फिर से हम समझेंगे और तब उसके बाद आगे हम और कुछ चर्चा करेंगे एक विशेष प्रकार के रेडियाई के बारे में, दैट इज नोन एज वंडरवॉल रेडियाई ऑफ एन एटम। तो देखिए, जैसा कि हमको मालूम है, एटम कोई भी परमाणु, इसको हम स्फीयर लाइक बताते हैं। ये गोलाकार आकार का है, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है, लेकिन इसकी बाउंड्री क्लियर नहीं होती। इट हैज ए फजी बाउंड्री। और एटम के बीच में, जैसे हमको मालूम है, न्यूक्लियस तो होता ही है, और न्यूक्लियस का बहुत ही छोटा पोर्शन होता है। न्यूक्लियस लगभग 1/10,000 to 1/1000 टाइम्स स्मॉलर होता है पूरे परमाणु के व्यास से या डायमीटर से, और इसका साइज लगभग 0.1 to 0.5 नैनोमीटर होता है। एंड if you consider in terms of Armstrong, it is 1 to 5 Armstrong। तो इस तरह से तो ये हमें जानकारी है ही है, और इसको पुनः हमें ध्यान में रखना होगा कि परमाणु से न्यूक्लियस कितना छोटा होता है। और इसके बाद अगर हम देखा जाए तो किस प्रकार से हम किसी भी परमाणु के रेडियस को या उसके साइज को हम नाप सकते हैं। प्रैक्टिकल तो कोई मेथड स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन इसका अलग एक तरीका होता है जो कि हम निकाल सकते हैं। अब आप देखिए क्या दिक्कत आती है परमाणु के साइज को नापने में या उसके रेडियाई को निकालने में, और क्यों आती है। उसका रीजन ये है कि जो परमाणु है, न्यूक्लियस से आखिरी बाउंड्री तक की कितनी दूरी है, अगर हम ये निकाल सकें, न्यूक्लियस टू द लास्ट ऑर्बिट और द boundary of the atom, then we can say that that will be the radius of the atom. But the boundary is not well defined। होता क्या है, न्यूक्लियस तो बहुत ही स्मॉल है, और इसके चारों तरफ एक फजी बाउंड्री होती है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षों में लगातार घूमते रहते हैं और चक्कर काटते रहते हैं। उसके अलग एक मैकेनिज्म है जो कि हम पढ़ चुके हैं बोर्स पोस्टुलेट्स में, और कई अलग थ्योरीज के अनुसार इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। स्पष्ट रूप से बाउंड्री नहीं है, इसलिए नापने में दिक्कत होती है। So the fuzzy boundary of an atom refers to the fact that atoms do not have a clearly defined edge like a solid ball. Instead, their electrons exist in a cloud-like region around the nucleus, making their size imprecise and variable। लेकिन फिर भी हम उसकी बाउंड्री हम निश्चित रूप से नहीं निकाल पाते। एक अंदाज लग जाता है कि यहाँ बाउंड्री है, एंड देयरफॉर वी कॉल इट फजी बाउंड्री। अब इस केस में हमें न्यूक्लियस का रेडियस किस प्रकार से निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, परमाणु के किसी मॉलिक्यूल का अध्ययन करते हैं जो कि परमाणु के द्वारा बनाया गया है। अब हमें मालूम है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स तो कंपाउंड हैं, यौगिक हैं, और वो 3 प्रकार से बन सकते हैं, या अन्यथा एक और प्रकार है, 4 प्रकार से बन सकते हैं। तो उसको नापने के लिए 4 विधियां हैं जो मॉलिक्यूलर साइज पर डिपेंड करता है। अब हमें मालूम है कि जो बंध होते हैं किसी भी परमाणु के बीच में मॉलिक्यूल बनाने के लिए, इट कैन बी ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल, इट कैन बी एन आयनिक मॉलिक्यूल, और इट कैन बी ए मेटेलिक बॉन्ड बिटवीन देम। तो अब आप देखिए, अगर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो दो परमाणु के न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा डिस्टेंस कोवेलेंट रेडियाई कहा जाता है। और जैसा कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है, दो परमाणु हैं, उनके न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस के बीच इतनी दूरी है जिसको कि हम डी से नापते हैं।
और उसका आधा इज नोन एज कोवेलेंट रेडियस। इसी प्रकार से हम और जैसे कि ये होता है, हमको मालूम है कोवेलेंट कंपाउंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के बीच में होते हैं, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स एटम्स। अब अगर हम देखें तो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा कैटायन या एनायन एक इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनता है। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर चला जाता है और दूसरा वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और दूसरा जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करता है दैट इज नोन एज नेगेटिवली चार्ज, या उसको हम बोल सकते हैं कैटायन एंड एनायन। तो इस प्रकार का जो रेडियाई निकालता है अलग अलग एटम्स को, उसको हम बोलते हैं कैटायनिक रेडियाई, RC के द्वारा दर्शाते हैं, और एनायनिक रेडियाई RA के द्वारा दर्शाते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इसमें सोडियम क्लोराइड जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, उससे हम सोडियम का रेडियस निकाल सकते हैं और क्लोरीन का रेडियस भी निकाल सकते हैं। दोनों को जहाँ पर ये एक दूसरे से सम्मिलित होते हैं, मिलते हैं, वहाँ पर अगर एक लाइन खींची जाए तो दोनों के RC और RA न्यूक्लियस से उस लाइन की दूरी को हम कैटायनिक रेडियस बोलते हैं। RC सोडियम के केस में, कैटायन के केस में, Na+ के केस में, और एनायन है तो इट विल बी RA, इट विल बी इन दिस केस इट इज 181 पिकोमीटर। अब ये तो हमको मालूम है कि सोडियम आयन किस प्रकार से बनता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया and you get a sodium ion. So this way we can find out ionic radii of the ionic compounds. अब आते हैं मेटेलिक रेडियाई के बारे में। बहुत से यौगिक होते हैं जो कि मेटल्स होते हैं, और मेटल्स सॉलिड स्टेट में क्लोज पैकिंग होती है। दोनों मेटल्स के एटम एक दूसरे के बहुत ही पास जुड़े रहते हैं, और उनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी, एडिसेंट एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की दूरी को अगर हम आधा कर दें, देन दैट विल बी नोन एज मेटेलिक रेडियाई। तो इसके बारे में हमने अपने पूर्व में प्रस्तुत विभिन्न शॉर्ट वीडियोस में बता चुके हैं, विवरण भी दे चुके हैं। अब इसके अतिरिक्त एक और प्रकार का रेडियाई होता है जिसको कि हम बोलते हैं वांडरवाल रेडियाई, और ये वांडरवाल रेडियाई इस बात पर निर्भर करता है that is known as van der Waals forces of attraction. Now what is van der Waals forces of attraction? van der Waals की आकर्षण की शक्ति, इसको हम किस प्रकार से नापते हैं, इसमें एक चित्र के द्वारा हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि अगर दो एटम्स हैं किसी एलिमेंट के जो एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, बॉन्डेड नहीं है, कोई मॉलिक्यूल नहीं बना हुआ है, फिर भी वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द वान डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और इसके कारण क्या होता है, एक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बन जाता है। वान डेर वाल्स फोर्सेस आर वीक शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स और एटम्स, और ये टेम्परेरी होता है, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल बना सकता है। डाइपोल मीन्स पॉजिटिव एंड एंड द नेगेटिव एंड। अब आप देखिए यहाँ पर जैसा है, किसी भी परमाणु के दोनों परमाणुओं में न्यूक्लियस तो है विच इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन भी है। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के न्यूक्लियस के पास आ जाता है कुछ क्लाउड शेयरिंग के रूप में, और इस प्रकार से एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाता है। तो अब अगर हमें वान डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा रेडियाई निकालना है तो हम उसको बोलते हैं वान डेर वाल्स रेडियस। अब वान डेर वाल्स रेडियस किस प्रकार से होता है, इसको जानने के लिए बहुत जरूरी है कि ये रेडियस उसके लिए एप्लीकेबल है, उन एटम्स के लिए एप्लीकेबल है जो किसी मॉलिक्यूल से के द्वारा बंध नहीं बनाए हैं लेकिन पास पास हैं। फॉर इट इज जनरली लार्ज कोवेलेंट रेडियस से ये बड़ा होता है वान डेर वाल्स रेडियस, एंड मेटेलिक रेडियस से भी बड़ा होता है। इट इज जनरली लार्जर देन द कोवेलेंट रेडियस फॉर बॉन्डेड एटम्स एंड मेटेलिक रेडियस फॉर मेटेलिक बॉन्डिंग। ये तो हम पढ़ चुके हैं। वान डेर वाल्स रेडियस
क्या होता है? इट इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू नॉन बॉन्डेड एटम्स। बहुत जरूरी इस पर ध्यान देने हैं कि ये दोनों एटम्स जो हैं एक दूसरे से जुड़े नहीं रहते हैं, मॉलिक्यूल नहीं बना हुआ, लेकिन चूंकि पास पास हैं तो वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और उनके न्यूक्लियाई के बीच की दूरी का आधा डिस्टेंस ही वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और वंडरवाल रेडियाई होता है। अब इसको इस प्रकार से देखें, अगर हम एक चित्र के द्वारा बताते हैं कि ये दो एलिमेंट के एलिमेंट्स हैं और उनके बीच की दूरी अगर डी के द्वारा दर्शाई जाए तो डी ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, इनका आधा वंडरवाल रेडियस होता है। ये उसी एलिमेंट के लिए भी दिया जाता है, एक से एलिमेंट के दो एटम। अब इसके बाद it is determined by measuring the closest distance between the two non-bonded atoms of the same element and dividing the distance by 2. R is equal to DAB by 2. This distance इसको हम एक्सपेरिमेंटली निकाल लेते हैं और ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अक्सर हम निकाल सकते हैं। So that is there. So van der Waals radius is also quite significant for determining the radius of an atom. और बस एक ही चीज इसमें ध्यान देना है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर नॉन बॉन्डेड एटम्स, बट द nuclei of one atom is very close to the nuclei or the electron of the other atom. That's there. Okay. So इस प्रकार से हम देखते हैं कि विभिन्न विधियों के द्वारा, विभिन्न तरीकों से हम एटॉमिक रेडियाई या किसी भी एटम के साइज को हम बता सकते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल।